इस्तेमाल नहीं किया था उसे भी इस महासमर में चला दिया है। वहीं बीजेपी ने अपने सबसे करिश्माई नेता के पीछे खुद को खड़ा कर दिया है। गठबंधन की बात अगर करें एसपी बीएसपी की, तो उस पहेली को 2.5 दशक से जो पहेली बनी हुई थी उस पहेली को सुलझाया और गठबंधन का ऐलान कर दिया। यानी कि अब किसी के पास भी इससे ज्यादा मारक, इससे ज्यादा करिश्माई कोई हथियार बचा नहीं है। 2019 का चुनाव इसीलिए हर चुनाव से बेहद अलग है। 2014 में मोदी तो थे लेकिन प्रियंका नहीं थी, एसपी बीएसपी का गठबंधन नहीं था, लेकिन इस बार है। इसीलिए 2019 की जो तस्वीर है वो सबसे अलग है, सबसे जुदा है और सबसे जो अहम बात है, जो सबसे बड़े चुनावी प्रयोग हुए हैं वो यूपी की जमीन पर ही हुए हैं। और इसीलिए हम यहाँ पहुंचे हैं और ये जानना बेहद जरूरी है कि अब जबकि सबने अपना सब कुछ झोंक दिया है, दांव पर लगा दिया है, तो यूपी के जनता के मन में क्या है। और इसीलिए हम पहुंचे हैं आगरा। तो स्वागत है आपका आगरा की जमीन पर जनमंच में। जनमंच वो प्रोग्राम जहां पर जनता अपने मन की बात रखेगी और जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, वो जवाब देंगे उन सवालों का। एक तरफ मेरे आप देख सकते हैं आगरा के निवासी बैठे हैं, आगरावासी बैठे हैं, तमाम सवालों के साथ यहाँ बैठे हैं, और दूसरी तरफ इन जो सवालों के साथ लोग बैठे हैं, आगरा की जनता का बहुत बहुत स्वागत। और दूसरी तरफ हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे हम आपको तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ कांग्रेस के अमित जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बबीता चौहान जी हैं, बहुत बहुत स्वागत। एसपी से वाजिद निसार जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पवन आगरी कवि इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं और नरेश पारस हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए शुरुआत करते हैं पवन आगरी जी के साथ, क्योंकि आगरी इन्होंने अपने नाम में ही लगा रखा है। इससे पहले कि हम नेताओं के पास जाएं, जनता के पास जाएं, एक कवि क्या कह रहा है आगरा को लेकर वही जान लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेनका जी। मेरी नज़र में मैं सारे पॉलिटिकल पार्टियों को बताना चाहता हूं कि आगरा क्या है। हमारे पास ताज की मोहब्बत है, यमुना का पानी है, लाल किला सिकंदरा भी प्यार की निशानी है। सभी लोग समझ लें क्या है माजरा, हम इसके बाशिंदे हैं, अपना है ये आगरा। पहले हम पेठा खिलाते हैं, बड़े प्यार से समझाते हैं, फिर भी नहीं समझता तो उसे जूता दिखाते हैं। उसके पास भी फिर कोई बसता है, उसके पास बहाना, तो अपने पास है ये पागल खाना। क्या बात, क्या बात। चलिए बबीता जी, ये बताइए सबसे पहले तो आपके पास, क्योंकि जो सबसे करिश्माई नेता है वो इस वक्त कह रहे हैं आपके पास ही है, पूरी की पूरी पार्टी खड़ी है। और अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमारे ही चैनल पर कहा है कि ये समझिए कि पूरे 543 सीटों पर बीजेपी एनडीए का कहीं कोई उम्मीदवार है तो वो मोदी ही है, कोई और उम्मीदवार नहीं है। यानी कि आप ये मंत्र दे रहे हैं, बीजेपी ने ये मंत्र दिया है कि यहाँ बाराती को मत देखिए, दूल्हे को देखिए। यही है जी, बिल्कुल सच है। क्योंकि जहाँ कहीं भी अगर चुनाव हो रहे हैं तो हमारा यही है कि सिर्फ मोदी को देखिए, क्योंकि मोदी आज के टाइम में जरूरत है। फर्क नहीं पड़ता है कि प्रत्याशी कौन है किस क्षेत्र में, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि अगर देश को बचाना है तो मोदी को फिर से लाना है, और मोदी है तो मुमकिन है, ये भी फैक्ट है। क्योंकि मोदी के होते हुए हर चीज संभव है, जो अभी तक नहीं हो पाया था वो सारी चीजें हम देख रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि मोदी जी का आना बहुत जरूरी है, हमारे देश के लिए भी, हमारी जनता के लिए भी। तो सबका यही है कि भाई प्रत्याशी नहीं मायने रखता क्या है क्या नहीं है। क्या ये इसलिए तो नहीं कि बहुत जगहों से प्रत्याशियों को बदलना पड़ा? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और हमारे यहाँ कहीं कुछ ऐसा भी नहीं है जहाँ प्रत्याशी बदले गए हैं या वही रिपीट किए हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। बट यहाँ तो यही है कि सिर्फ हमें कुछ भी करना है लेकिन मोदी जी को वापस लेके आना है, और वो आ रहे हैं। चलिए, आगरा के लोगों के मन में क्या है वो भी हम जानेंगे, उनके पास चलेंगे, लेकिन पहले सबसे एक एक बार बात कर लें सारे जनप्रतिनिधियों से। अमित जी, ये बताइए कि आपने भी जो बात लगातार पिछले 20 साल से हम सुन रहे थे कि अगर प्रियंका दीदी आ गई तो सबकी दुकान बंद हो जाएगी, सबकी छुट्टी हो जाएगी। प्रियंका दीदी इस बार आ गई और मुझे लगता है जो आप कह रही हैं वो 100% सही होगा। दुकानें बंद नहीं होंगी, दुकानों के लोग छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसा हुआ है, आगरा के सांसद यहाँ से भगा दिए गए, फतेहपुर सीकरी के सांसद भगा दिए गए,
और ज्यादातर सांसदों को भगा दिया गया है। अगर मोदी है, अगर मुमकिन वाली बात है, तो फिर सांसदों के टिकट क्यों काटे जा रहे हैं? इनकी 10 साल की लगातार, ये यहाँ पे 10 साल लगातार सांसद रहा, उसे हटा दिया। इसका तो हटाया कहाँ? इटावा भेजा, इटावा को अहमियत नहीं देते हैं क्या? वहाँ कभी जीता ही नहीं और न कभी जीतेंगे। वहाँ मालूम है कि यहाँ से कम ये तो नहीं लगेगा लगातार 10 साल जो सांसद। ये भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पर उन्होंने अच्छा काम किया है, तो उस सांसद को ऐसे जगह भेजो जहाँ टफ है फाइट, और वहाँ पर वो इसलिए यहाँ पे जनता को गुमराह करने के लिए भेज दिया कि जो लगातार 10 साल सांसद नाकारा रहा, उसको वहाँ भेज दिया लोगों को दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन आगरा की जनता समझदार है, जैसा कि पवन आगरी जी ने कहा कि यहाँ पे चलिए, लेकिन हम पब्लिक से भी पूछेंगे कि क्या वाकई ऐसा है कि नहीं। इस वक्त हमारे साथ वाजिद जी हैं। वाजिद जी, एसपी बीएसपी गठबंधन, आज से अगर कुछ महीने पहले की हम बात करें तो ये सोचना भी नामुमकिन था कि एसपी बीएसपी एक साथ आ सकते हैं। वो जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन कहलाते थे, शायद हाई हेलो भी ना करते हो औपचारिक तौर पर, तो वो आज एक साथ हैं। इतना बड़ा गठबंधन, क्या होगा? आप देख रहे हैं क्या होगा। पहला जो राउंड का चुनाव 8 सीटों का हुआ है, गठबंधन 8 सीटों पे जीत रहा है। मैं इसके लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, बहन मायावती को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने अपनी चीज़ों को ख़त्म करके, जो 25 साल से सपा और बसपा में दूरी थी, ये गरीब, दबे कुचले और बेरोजगार लोगों का गठबंधन है, ये करके जो इनको ताकत देने का वादा हमारे दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है, भैया ने किया है, मैं उनका अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, सब बेरोजगारों की तरफ से, सारे दबे कुचले और गरीब लोगों की तरफ से। लेकिन अगर खारिज कर दिया जनता ने, तब क्या? क्योंकि ना फिर भैया को मौका मिलेगा बचने का और ना बुआ को। देखिए, जहाँ तक आप कह रहे हैं खारिज करने का, रिजल्ट आने दीजिए, पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को पता पड़ जाएगा कि ये गठबंधन ने बाकी सबके पर्चे खारिज कर दिए। चलिए वो भी देखेंगे। हमारे साथ आगरा के ऑडियंस भी है, जनता भी है, उनसे भी उनकी राय ले लेंगे। और कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो जनता यहाँ मौजूद है, उनसे भी जान लेंगे। कार्यकर्ता समाज को बहुत करीब से देख रहे हैं। जब भी चुनाव आता है तो पहले शुरुआत होती है किसानों से, गरीबों से, युवाओं से, फिर मुद्दे भटक जाते हैं। अभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई मुद्दा है ही नहीं इस इलेक्शन में। हर हफ्ते एक नया मुद्दा, नए मुद्दे पर चर्चा हो रही होती है, कोई भी मुद्दा स्थायी नहीं है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब जो बड़ा मुद्दा है, बड़ी तस्वीर यही है कि सबने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, जो इसमें बाजी मार ले जाए? देखिए, जहाँ तक अगर बात करें हम मुद्दों की, तो इस पूरे चुनाव में ओवरऑल अगर देखा जाए तो जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं गायब हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने एजेंडे को लेकर काम कर रही हैं। किसको पीएम बनाना है, किसको कहां बैठालना है, कौन किसको कहां से तोड़ेगा, कौन कहां से बागी होके आ रहा है, इन सभी चीज़ों पर है। तो जो जनता के मुद्दे हैं वो पूरी तरह से गायब हैं। कोई न तो राइट्स की बात कर रहा है, न किसानों की बात कर रहा है, न जो आगरा की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। न बच्चों की शिक्षा को लेकर कोई बात कर रहा है, न विकास को लेकर बात कर रहा है। सिर्फ अपनी खींचातान में ये लोग लगे हुए हैं। तो अपने ही खींचातान में लगे हुए हैं। और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि जब वोटर घर से बाहर निकले, सोच समझ कर निकले और किसे जिताना है उसका होमवर्क पहले कर ले। और चलिए हम पब्लिक के बीच चलते हैं। जी कहिए। मेरा सवाल आपका? मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से। मैडम कह रही है मोदी है तो नामुमकिन है। अगर नामुमकिन है, मुमकिन है। आपने तो नारा ही बदल दिया। असल में अगर नामुमकिन था तो इनको प्रत्याशी बदलना पड़ता। दोनों फतेहपुर और आगरा लोकसभा के दोनों सांसद बदल दिए। नंबर एक बात, आगरा में पीने का पानी नहीं है, और बैराज नहीं है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं आया, इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं आया, और मेट्रो अभी तक नहीं आया। इनकी ये मुद्दे हैं क्या? पिछले कई बार से तो ये वायदे हो रहे हैं और पूरे नहीं हो रहे हैं। नहीं, पूरे नहीं। पिछले सांसद रामचंद्र कटेरे हैं, उन्होंने 10 साल से ये पिछले चुनाव में भी ये वादा करा था, हम सांसद बनेंगे तो आगरा में स्मार्ट सिटी लाएंगे, मेट्रो लाएंगे। तो आपको लगता है ये मुद्दे हैं? चलिए इनसे जान लेते हैं। आपको लगता है कि ये मुद्दा है, या फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये सवाल है, राष्ट्रीयता का मुद्दा है? मुद्दा जो है इस समय भारत पाकिस्तान का है। देश के लिए हमें प्रधानमंत्री जी को चुनना चाहिए। ये लोकल मुद्दे हैं जो कि पार्षद और विधायक लेवल पे रहते हैं। जी, तो ये बताइए, बीजेपी गठबंधन कांग्रेस, देखिए देश हित में तो बीजेपी को आना चाहिए। और गठबंधन कितने दिन चलेगा, गठबंधन किस लेवल पे चलेगा, किस मजबूरी में गठबंधन बना, ये सोचने का प्रश्न। गठबंधन को लेकर ये सवाल बार बार है कि आखिर ये कितने दिन चलेगा और किस मजबूरी में आया है ये गठबंधन। आप बताइए। यहाँ पर हमने बात की कि सबने अपने सबसे मारक अस्त्रों का इस्तेमाल किया है,
ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे करिश्माई नेता बीजेपी के, और पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी है। हर तरफ उम्मीदवार कोई नहीं है, बस मोदी ही हैं। देखिए, ऐसा है कि मोदी जी ने जो वादे पिछले 5 साल पहले जो किए, चाहे नौजवानों को रोजगार का वादा किया या तमाम ऐसे वादे थे जो जुमले साबित हुए, और देश की जनता समझ चुकी है कि अब भी जो सरकार बनने जाएगी या जो बनेगी वो भी कहीं ना कहीं जुमले साबित होंगे। आगरा की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग है हाई कोर्ट बेंच। पिछले 30 सालों से हाई कोर्ट बेंच की मांग आगरा में हो रही है। बैराज की भी मांग हो रही है। बिल्कुल, लेकिन हाई कोर्ट बेंच की मांग को चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। नहीं तो आपका सवाल है यहाँ किसी से? जी, कांग्रेस की सरकार थी, वो चली गई, जनता ने नकार दिया। इसी तरीके से भाजपा की सरकार 5 साल रही, उन्होंने भी ये वायदा किया, लेकिन वो 5 साल निकल गए, वकीलों की हाई कोर्ट बेंच की मांग पूरी नहीं हुई है। तो मेरी जो है भाजपा के जो यहाँ हैं, जो भी आए हुए हैं, उनसे ये मांग है कि क्या अब वो इस मुतल्लिक़ कोई बात करेंगे? पिछले 10 दिन से मैं इस सवाल का जवाब लूंगी। किसी और के पास सवाल? देखिए, आगरा के देश के और नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे देखते हैं तो बहुत बीजेपी का कार्य अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि प्रदेश लेवल पे क्या हो रहा है। हमारे आगरा का दुर्भाग्य रहा है इतने सालों से, कुछ पर्यटन की समस्याएं यथावस्थ चली आ रही हैं। पिछली सरकारों में कुछ काम भी हुए, लेकिन जैसे बैराज की समस्या है, आगरा पर्यटन नगरी माना जाता है, पर्यटन के क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ, और जितने सांसद आए, जो भी आए और जो भी कार्य करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला है। तो क्या यहाँ कोई सांसद ही नहीं आना चाहिए? कोई तो आना चाहिए। सांसद आना चाहिए, कार्य करना चाहिए, लेकिन ध्यान शहर पर ज्यादा होना चाहिए, और जब शहर पर ध्यान नहीं होगा तो देश का विकास आगे भी होगा, लेकिन शहर से हमारा ताज। आपका कोई सवाल यहाँ? मेरा आगरा में जो देश से जाना जाता है आगरा, वो ताजमहल की वजह से जाना जाता है, और विश्व पटल पे जो छवि है देश की, वो ताजमहल की वजह से है। तो यहाँ ये सोचने वाली बात ये है कि ये स्तर पर लोकल स्तर तो ज्यादातर जो बातें हो रही हैं वो स्थानीय मुद्दों की हो रही हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे कैसे होंगे जब हम चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ रहे होंगे, जब हम चुनाव मायावती और अखिलेश यादव के चेहरे पर लड़ रहे होंगे, जब हम चुनाव प्रियंका गांधी के चेहरे पर लड़ रहे होंगे, तो फिर स्थानीय मुद्दे कैसे रह जाते हैं? जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब उम्मीदें होती है तो सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं, और मैं मानती हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से सारी जनता की बहुत उम्मीदें हैं। और निश्चित रूप से जैसा हम देख रहे हैं कि 5 साल में जो उन्होंने एक बैकग्राउंड बना के तैयार आया है, और वो 5 साल में आएंगे, और जो भी इनकी सारी उम्मीदें हैं उन सबको डेफिनेटली पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे कहने में ये कोई हर्ज नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे आदमी और माननीय योगी जी जैसे आदमी में पैदा होते हैं, जो सिर्फ निस्वार्थ जनता और देश के लिए काम करते हैं। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है कि ऐसा प्रतिनिधित्व आज हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है हमारा। तो मैं बहुत वाजिद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। जी बोलिए। देखिए, जहाँ तक उम्मीद की बात है, सांसद मोदी जी और योगी जी मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने इसी आगरा की धरती पर खड़े होकर 2014 में ये कहा था बड़े ताज्जुब से कि बताओ, इतना बड़ा दुनिया में जाने वाला शहर, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, हम गुजरात की तरह यहाँ एयरपोर्ट बनवा देंगे। 5 साल हो गए, एयरपोर्ट नहीं बना। यहाँ पर बात करते थे कि डैम बनवा देंगे, डैम नहीं बना। यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवा देंगे, नहीं बना। स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी देश में वादा किया था, उसमें हमारा आगरा भी था। पूरे हिंदुस्तान में 100 तो छोड़िए, एक स्मार्ट सिटी गिना दें भाजपा के लोग कि कहाँ इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाई। तो सवाल मुद्दों का है, सवाल मुद्दों का है। हाँ, मैं आती हूँ आपके पास आती हूँ। ये बताइए कि यहाँ पर बीजेपी प्रतिनिधि कह रही है कि हमारे पास पीएम नरेंद्र मोदी जैसा एक शख्स है, हमारे पास योगी जैसा एक शख्स है, और वैसा शख्स कहीं नहीं, किसी के पास नहीं। कितने लोग सहमत हैं इससे? कोई नहीं सहमत। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, कई हाथ उठे हैं। और जो सहमत नहीं है, चलिए उनसे जानते हैं कि क्यों सहमत नहीं है। चलिए, क्यों सहमत नहीं है? देखिए, जब भी कोई जनप्रतिनिधि बन जाता है, शपथ ग्रहण करते ही उसकी पेंशन लग जाती है। नरेंद्र मोदी बात करते हैं सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। हाँ, बिल्कुल। और पेंशन खत्म करने का काम किया। उसके बाद मोदी जी ने क्या किया, और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या किया। जी बिल्कुल, आपका संघर्ष हम जानते हैं, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर हो रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन इसके अलावा भी तो और काम किए होंगे इस सरकार ने। क्या है जो किसानों के जाके देखेंगे, किसानों के बेचारे किसान, बुढ़ा आदमी टॉर्च लेके खड़ा हुआ है ग्रिड के ऊपर, गाय उसको मार रही है, बेचारा घायल हो रहा है, मृत्यु हो रही है। किसानों को बर्बाद करने का काम किया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कौन कर सकता है अच्छा काम?
अच्छे काम की उम्मीद हम किससे करें मैडम, जितनी भी सरकारें आई और गई, जो भी पार्टी हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, कर्मचारी हैं, 1 जनवरी 2004 से खत्म की गई और आपका मुद्दा न्यूज़ 18 उठाता रहा है, हमेशा उठाता रहे हैं, लेकिन जितने भी दल रहे उन्होंने कभी भी इस पर बात नहीं की है। अभी हम लोग जो है माननीय जो बता रही हैं हमारे चौहान साहिबा, हम लोग हमेशा राजनाथ सिंह जी जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब उन्होंने अखिलेश जी को पत्र लिखा था, ये पत्र है हमारे पास। वो पूरी बात करने का यहाँ पर वक्त भी नहीं होगा, लेकिन ये बताएं अब तो इलेक्शन में हम खड़े हैं, अब इलेक्शन में खड़े हैं, तो आप बताइए आप योगी मोदी के साथ खड़े हैं या फिर आप गठबंधन को, कांग्रेस को ही मौका दे दिया जाए? जो पेंशन की बात करेगा, हमारी बात वही है कि जो पेंशन की बात का कर्मचारी उसके साथ होगा। तो मैनिफेस्टो तो आ गया सबका, मैनिफेस्टो आ गया है सभी का, हमारे जो डीएमके है, सीपीआई है, अखिलेश जी ने बोला हुआ है, और हमारी कांग्रेस की प्रियंका जी ने भी कहा था, आश्वासन दिया था, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी आश्वासन मिले हैं। फिर एक बार जी, आप मोदी और योगी, आपने हाथ उठाया था शायद कि ऐसा करिश्माई नेता नहीं, न्यूट्रल हाँ। तो आपको क्या लगता है इस बार कोई मुद्दा है चुनाव में या फिर ये चेहरे ही हैं, तमाम बड़े चेहरे? नहीं, मुद्दे होते हैं और चुनाव में मुद्दे होते हैं, और यहाँ कुछ लोग अपने पर्सनल मुद्दे या स्थानीय मुद्दे उठा रहे हैं, जबकि ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव है। हम लोगों को ये विचार करना चाहिए कि राष्ट्र की सुरक्षा कैसे हो, पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे हो, विश्व में भारतवर्ष की मान सम्मान कैसे बढ़े, भारतवर्ष का विकास कैसे हो, इन मुद्दों पर विचार करना चाहिए। इन मुद्दों पर जो खरा उतरे उसे ही हमें चुनना चाहिए। आप मान सम्मान की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी तो कह रही है कि सबसे ज्यादा मान सम्मान तो हमने ही बढ़ाया है। ये जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। इस इशारे का क्या मतलब है? आपका कोई सवाल है इनसे? आपके सामने जनप्रतिनिधि है। मैडम से मेरा सवाल है, मैं MBA करके मैं आगरा में, कोई भी कंपनी नहीं है जिससे मैं जॉब कर सकूं, और ज्यादातर लोग यहीं पे बेरोज आराम से बैठे हुए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से 2 सांसद होने के बावजूद भी कोई भी कंपनी नहीं आई। इस शहर में कोई भी आना नहीं चाहता, क्योंकि ये लोग लाना नहीं चाहते। ये लोग बड़े PM मुख्यमंत्री की अपने तरीके से लगे हुए हैं मामला सेट करने, पर जनता के लिए कोई नहीं सोच रहा है। जनता के लिए कोई नहीं सोच रहा है। वंदना जी, आप पर आरोप है कि आपकी सरकार ने कोई काम नहीं किया है, और यही एक बार फिर से ये कह रहे हैं कि युवाओं के लिए रोजगार नहीं। देखिए, मैं अपने नौजवान भाइयों को बताना चाहूंगी कि ये कह रहे हैं कि युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जब जो काबिल है और जो काबिलियत है वो कहीं छिपती नहीं है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि 70 साल कांग्रेस ने राज्य किया, और उसके बाद अगर अभी 2.5 साल मुश्किल से यहाँ प्रदेश सरकार के लिए, उससे पहले सपा और बसपा ने रहा। कितने रोजगार यहाँ आप लोगों को उपलब्ध कराए, आप ये बताएं जरा, और कितनी यहाँ। और जबकि अभी ये बात हुई थी कि सच बात ये है कि ये जो मंच है यहाँ, ये कोई व्यक्तिगत मुद्दे उठाने वाला मंच नहीं है। अगर राष्ट्र की बात की जाए तो हमें, क्योंकि हम सबसे पहले अपने राष्ट्र के हित में बात करना चाहते हैं, और अगर राष्ट्र की बात आती है तो मुझसे अच्छा, मुझे लगता है कि मोदी जी से अच्छा कोई विकल्प नहीं है। आप क्या कहेंगे? मोदी जी से अच्छा कोई विकल्प नहीं, और आपने तो अपने घोषणा पत्र में कह दिया कि वो देशद्रोह का जो एक्ट है उसे हटाएंगे। मुझे लगता है कि आज देश के नौजवानों को न्याय, जो स्कीम राहुल गांधी जी लाए हैं, उस पर विचार करेगा, और दूसरा देश का नौजवान ये विचार करेगा कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री किस पार्टी को समर्थन कर रहा है, उससे हमें सावधान रहना होगा। ऐसी पार्टी से सावधान रहना होगा जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के लिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री एक पार्टी को समर्थन कर रहा है। उस पार्टी 2 दिन पहले तक वो राहुल गांधी को भी समर्थन कर रहे हैं। कभी नहीं, इस लिहाज से राहुल गांधी कभी भी प्रोटोकॉल तोड़ के पाकिस्तान नहीं गए। 10 साल तक मनमोहन सिंह जी कभी पाकिस्तान की तरफ मुंह नहीं फेरा, और 10 साल तक मनमोहन सिंह ने कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भारत नहीं बुलाया। इस बार न्याय पर भरोसा करेगी उत्तर प्रदेश की जनता। तो चलिए उत्तर प्रदेश की जनता के बीच आते हैं। क्या वाकई न्याय पर भरोसा है? क्या वाकई इस बात पर भरोसा है कि प्रियंका दीदी आ गई हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैडम, बातें हवा में हो रही हैं सारी, हम तो ये नहीं समझ पा रहे कि डिबेट यहाँ कालीन बिछा के कर रहे हैं। कभी गरीब बस्ती में जाके देखें ना, ये सरकार, हम गरीब बस्ती में भी जा रहे हैं, सरकार रोटी दे रही है, कारोबार दे रही है, बिजनेस दे रही है। ताजमहल की वजह से आज आगरा नर्क बना हुआ है कि ताजमहल को कोई विकास ही नहीं मिला। जूता उद्योग यहाँ का था, आज खत्म हो चुका, भुखमरी की कगार पे है। पेटा उद्योग था, खत्म हो गया यहाँ से। होटल लाइन है, कोई बिजनेस नहीं है।
एम्पोरियम है, कुछ नहीं है, तो इस हकीकत पे कौन बात करेगा? ये कौन देगा? आपकी इन मांगों को कौन पूरा करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे, प्रियंका गांधी पूरा करेंगी, या फिर भैया पूरा करेंगे, या बुआ जी? नहीं, हमें तो लगता है भैया ही पूरा करेंगे। उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में कार्य किए हैं, अगर उन्हें देश में प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो शायद देश की शक्ल ही कुछ और होगी। और तो आप प्रधानमंत्री बना रहे भैया जी को? भैया जी खुद इस लाइन में नहीं है। भैया जी नहीं कह रहे कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन ये प्रधानमंत्री बना रहे हैं। हाँ, कहिए, आपके पास आ रही हूँ बस। जी, मेरा नाम दुष्यंत है, एक छोटा व्यापारी हूँ आगरा का ही। देखिए, नोटबंदी के दौरान पे जितनी भी समस्या हुई, यहाँ बैठे हुए हर लोग जानते हैं, और जितने भी छोटे वर्ग के यहाँ पे व्यापारी होंगे उन सबको पता है कि उनके ऊपर कितने बड़े परिश्रम उनको करने पड़े, इससे जूझता उनको पड़ा बाहर निकलने के लिए। और बहुत सी तो इकाइयां ऐसी हैं जो अभी तक बंद पड़ी। लेकिन नोटबंदी के बाद तो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, सत्ता एक बार फिर आपने दे दिया। देखिए, हिंदू मुस्लिम के ऊपर मुद्दे पे अगर आप लाएंगे तो आपको पता है कि हिंदू ज्यादा हैं और मुस्लिम कम हैं। तो उत्तर प्रदेश की लड़ाई क्या हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर? सबको पता है, इतनी सारी सीटें हैं पूरे यूपी में, 404 से ऊपर, उसमें एक भी आदमी बीजेपी को नहीं मिला जो मुस्लिम आपका नेता हो, जो खड़ा हो सके। बीजेपी का एक मुस्लिम नेता नहीं था बीजेपी के पास में जो विधायक का चुनाव लड़े। ये तो साफ था, साइलेंट इशारा था कि ये हिंदू मुस्लिम चुनाव है। आप ये पूरी जनता सब जानती है। चलिए, इस बार क्या होता है? इस बार भी जनता सब जानती है। बताइए, आपको क्या लगता है, वाकई हमारे पास एक करिश्माई नेता है जो सारे सॉल्यूशंस कर देंगे, सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे, या प्रियंका गांधी आई हैं वो कर देंगी सब कुछ, या जी और बुआ जी? मैडम, पहली बात तो जब तक मेरी बात पूरी ना हो जाए यहाँ से जाइयो मत। चलिए, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि 5 साल में आप क्यों ना आई कहूँ डिबेट करवे? क्या बात कर रहे हैं? 1 महीना पहले आई थी, आप मिली नहीं। चुनाव आएंगे ना लोकसभा के, अब तो सब पूरे जितने चैनल सब आ रहे हैं दुनिया में थे। यहाँ तक पहले 5 साल में बीच में क्यों ना कहूँ डिबेट करी? बीच में भी डिबेट होता है और हर दिन होता है, अब तो डिबेट हर दिन हो रहा है। अरे मैडम, मैं दुनिया में डोलू, मुझे तो कहूँ डिबेट होती मिली ना है। चलिए, आपने कहा था, आपने बात रखी और आपकी बात सुनी गई कि नहीं? अच्छा, अब मुद्दे में किसानन के बताऊं? आप अपनी? हाँ, अपनी खुद की बता रहा हूँ मैं। पहले जो 2014 से लेकर पिछली साल तक 1050 का डाई का कट्टा था, और अब की बार मैंने खरीदो 1400 को कट्टा डाई को, वो 45 किलो मिलो है। कौन सा फायदा भयो? 5 किलो वो कमेगा और 350 रुपए बे बढ़ गए। दूसरी चीज, माननीय महोदय प्रधानमंत्री जी ने चला स्वच्छता अभियान, बहुत अच्छी बात, हमने उसे सहयोग करो कि माननीय महोदय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। महिला हमारी लेडीज खुले थे, मुक्त है गई, खुले में सोच कर जा रही है। मेरे जो घर की ना है, कंप्यूटर की अकोला ब्लॉक की निकली हुई है, जरई देख लो। तो आपको नहीं मिला योजना का लाभ? मेरी बात, गांव में हमारी ग्राम पंचायत मनकेड़ा ओडीएफ में पास करा दी गई। जब शौचालय ना बने, ब्लॉक के हमारे जो अधिकारी हैं वान की गड्ढे खुदवा, हम पास टीम गई, पास करके आई। न पैसा आए न कछुआ आए 1 साल तक। और जब मैं दोबारा वहाँ गयो शिकायत करवे तो मेरे ही ऊपर खिलाफ मुकदमा लिखा दियो। भाजपा सरकार में मैंने खून ते मुख्यमंत्री का नाम खत लिखियो, काउ 9 विधायक, दोनों सांसद और हमारे मेयर जी काउ ना पता चली, पेपर इनके घर सभा में एक ऐसा ये कहूँ ना, ये देखो ये पेपर कटेंगे मेरी बात ना। हमारे जो यहाँ पे छावनी के विधायक है ना धर्मेश जी, वो कह रहे कि अरे माता जी का कोई व्यक्तिगत मामला होगा, व्यक्तिगत का मैंने पता किलो मांग भी आयो। चलिए, इस सवाल का जवाब भी हम लेंगे, जरूर लेंगे। आप बताइए और बहुत संक्षेप में बताइएगा क्योंकि सबकी बात रखनी है। मैं किसान हूँ, मैं केवल ये पूछना चाहूंगा बीजेपी वालों से, ये कहते हैं सभी चोर। इन्होंने 5 साल के अंतर्गत यानी कौन सी जो योजनाएं की थी, केवल ये पूरे देश से हिसाब मांग रहे। मैं केवल इनसे 9 विधायक, 2 सांसद, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, केवल ये 5 साल का हिसाब दे दे, मैं जिंदगी भर इनके यहाँ गुलामी करूंगा, जो कि इनके यहाँ भ्रष्टाचार। हिसाब देने के लिए तो ये अब चुनाव में आ गए हैं। आप रिजल्ट देंगे। भ्रष्टाचार मैं बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे फिर कभी, अभी मौका नहीं है विस्तार से बात करने का। रखिए अपनी बात। जी मैम, अभी जो ये मैडम बोल रही थी कि अकोला ब्लॉक में जो शौचालय बने हुए, मैं डीआरजी पोस्ट पे खुद हूँ विकास भवन में, तो अकोला ब्लॉक और काफी मेरे पास बिजपुरी ब्लॉक और अभी मतलब रौली अहीर, उसमें मीटिंग करने गई। तो मेरी पोस्ट बहुत छोटी है, मैं इस लेवल की नहीं हूँ। काफी पैसा आता है विकास भवन में, अभी काफी रुपए आया हुआ है। आचार संहिता के नाम पे उन्होंने मना कर दिया कि हम आगे ये ट्रेनिंग नहीं कराएंगे, और हमें जो रिपोर्ट दी जाती है
उसको मतलब ऐसे दी जाती है कि हमें 2 दिन। कोई सवाल है आपका? सवाल बताइए ना। मैं बस ये बता रही हूँ ना कि जितना रुपए आता है सब वहीं से वहीं गमन हो जाता है, पब्लिक तक ये योजनाएं पहुँच ही नहीं रही हैं, तो क्या मतलब है? करप्शन का मुद्दा उठा रही हैं, जो कि हथियार 2014 में बीजेपी का था। आपका कोई सवाल है किसी से? नहीं है, बताइए। मेरा मैम एक सवाल ये है कि जब शुरू में नरेंद्र मोदी जी आए थे 2014 में, तो वो चाय वाले कहकर आए थे और विकास का मुद्दा लेकर आए थे और नए जवान और नौजवानों को रोजगार देने के लिए आए थे। पिछले 5 साल के अंदर ना तो रोजगार मिला ना विकास हुआ। अब जो नया मुद्दा लेके आए हैं चौकीदार बनकर, उन्होंने एक काम बहुत बेहतर किया है कि काम किसान को चौकीदारी पे लगा दिया है। गाय भैंस आवारा घूमते हैं, किसानों की बदहाली है, और जब जाते हैं तो बेटा खड़ा रहता है दिन में, तो रात को जब खाना खाने बेटा जाता है तो बाप को आना पड़ता है। आप बोल रहे कि पूरे देश को चौकीदार बना दिया, किसानों को चौकीदार बना दिया। आप सबके पास आऊंगी और सवालों के बौछार आप पर ज्यादा है वंदना जी, क्योंकि सरकार में आप हैं तो सवाल आपसे ही ज्यादा होंगे। इससे पहले कि और जनप्रतिनिधियों के पास जाएं, एक बार फिर आगरे जी के पास आते हैं। आगरे जी, तमाम सवाल, तमाम नाराज, गुस्सा, सब कुछ आपको दिख रहा है, क्या आपके मन में चल रहा है? मुझे लगता है कि कहीं परिवर्तन की आंधी तो है। जनता के बीच ये कैसा रिएक्शन है, जनता के बीच ये कैसा रिएक्शन है, आशंकाओं में हो रहा इलेक्शन है, कुछ रहेंगे गद्दी पर, कुछ बदल आपके मन में चल रहा है। कहीं परिवर्तन की आंधी, मुझे लगता है कि जनता के बीच ये तो है। जनता के बीच कैसा रिएक्शन है, आशंकाओं में हो रहा इलेक्शन है, ये कैसा रिएक्शन है, कुछ रहेंगे गद्दी पर, कुछ बदल आपके मन में चल रहा है। कहीं परिवर्तन की आंधी, जनता के बीच ये, मुझे लगता है कि तो है, कैसा रिएक्शन है, जनता के बीच है, आशंकाओं में हो रहा इलेक्शन है, कुछ रहेंगे ये कैसा रिएक्शन आपके मन में चल रहा है। गद्दी पर कुछ बदल, कहीं परिवर्तन की आंधी, जनता के बीच ये, मुझे लगता है कि तो है, कैसा रिएक्शन है, आशंकाओं में हो रहा इलेक्शन है, कुछ रहेंगे जनता के बीच गद्दी पर कुछ बदल आपके मन में चल रहा है। कहीं परिवर्तन की आंधी, जनता के बीच ये तो है, मुझे लगता है कि कैसा रिएक्शन है, आशंका, ये कैसा रिएक्शन। मायावती और अखिलेश, और हारेंगे भी तो यही। जी देखिए, चुनाव में मैं पहले भी बता रहा था कि ये दूसरों के चेहरे पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है, इनमें इनका खुद का कोई चेहरा नहीं है। लेकिन अगर जनता की हम बात करें तो जनता के दिल में जो दर्द है वो सिर्फ इतना है कि हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, हमको सुरक्षा मिलनी चाहिए। आखिर वो किससे मांगने जाएंगे? इन्होंने तो दूसरों के चेहरे पे इनको चुनाव लड़ा दिया, जनता को फेस करने पड़ेंगे यही लोग जो किसी दूसरी पार्टी से लौट कर आए हैं या यहाँ पर रहने वाले हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आगरा इतना बड़ा शहर है और किसी भी महिला की सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक भी शेल्टर होम नहीं है। अगर रात में कहीं महिला अगर जाएगी तो उसके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उस महिला को कहीं रोका जाए, कुछ आश्रय। बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं से सबका ध्यान डाइवर्ट कर दिया गया है और इलेक्शन को जो मेन पॉलिटिशियंस हैं, बड़े नेता हैं, उनके चेहरों पर केंद्रित कर दिया गया है। सवाल आपने सुन लिए, क्योंकि आप सत्ता में हैं तो ज्यादा सवाल आपसे ही है। अगर इस बार जादू नहीं चला तब क्या होगा? जी बिल्कुल, जादू चलने वाली बात नहीं है, ये तो सच्चाई है कि सरकार बन रही है और मोदी जी वापस आ ही रहे हैं। लेकिन जहां तक मैं सबके सवालों की बात कहूं, अगर ये सवाल इन्होंने जब इकट्ठे किए हैं तो ये गठबंधन बनाने की जरूरत क्या पड़ी? इतना ही दम था तो अकेले पार्टी जाती और मोदी जी को हरा के चली आती वापस। क्या जरूरत थी? जो 20-20 साल से इतनी दुश्मनी के कगार पे खड़े हुए थे कि एक दूसरे को देखना बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, और आज वो जाके मंच शेयर कर रहे हैं बड़े जाके, तो कहीं ना कहीं कोई खतरा तो है, और खतरा भी जबरदस्त है कि जहाँ पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो रहा है एक आदमी के लिए। तो ये मुझे बड़े आश्चर्य के, बड़े अफसोस की बात है कि ये सब दिल से चाहते हैं कि मोदी जी आए। ये सवाल तो है कि अगर मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, तो गठबंधन की नौबत क्यों आई? गठबंधन की नौबत क्यों आई? देखिए, मेरी बात एक समझ में नहीं आ रही। सारे भाजपा के प्रवक्ता जिला लेवल से लेके और प्रधानमंत्री जी तक हमारे गठबंधन से इतने परेशान क्यों हैं? हमारा 2 पार्टियों का गठबंधन और भाजपा का 42 पार्टियों का गठबंधन, और ऐसे लोगों से गठबंधन जो आतंकवादियों की सपोर्ट करते हैं, जो आतंकवादियों के मरने पर आंसू बहाते हैं, उनकी पैरोकारी करते हैं। महबूबा मुफ्ती, उसके साथ 3 साल सरकार चला के भाजपा मोदी जी आ गए, इस पर इन्हें दुख जाहिर नहीं हुआ।
आज वही देश विरोधी बयान दे रही है मुफ्ती। आज भी उनके खिलाफ भाजपा के अमित शाह और मोदी क्यों बयान नहीं दे रहे? 3 साल सरकार चला के आए, हमारी अगर जो किसी की कोई बात 25 साल पुरानी रंजिश खत्म हो रही है और वो एक हो रहे हैं तो लोगों को खुश होना चाहिए कि उस पे ये भाजपा वाले ये लोग चाहते थे कि हमारी दुश्मनी और 50 साल चले। बताइए। बिल्कुल, क्यों, क्या इस बात की गारंटी लेते हैं कि गठबंधन आगे तक चलेगा? सिर्फ ये 2019 के लिए नहीं है, ये गठबंधन 2022 में ही बिखर जाएगा। और सीटों का झगड़ा होते हुए आप भी यहीं और आप दोबारा आइएगा डिबेट करने के लिए, और हम बताएंगे कि जब ये रिजल्ट आएगा तब इनकी स्थिति क्या होगी। ये सीटों पे ही लड़ मरेंगे यहाँ से। चलिए आपके पास आएंगे, यहाँ सभी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन अमित जी से एक सवाल ले लेते हैं। अमित जी, अगर इस बार भी उत्तर प्रदेश में आपको संजीवनी नहीं मिलती है, प्रियंका गांधी जिनका इंतजार लगभग 2 दशक से था, 20 साल से था, प्रियंका गांधी अब घूम रही हैं उत्तर प्रदेश की गलियों में, सड़कों में, और उसके बाद भी अगर समर्थन नहीं मिलता है तो क्या होगा? क्या उनका करिश्मा बरकरार रहेगा या फ्लॉप हो जाएंगे? 23 मई के बाद माननीय राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये जो वोटिंग 18 तारीख को आगरा में होगी तो सबसे पहले नौजवान और जिनके बुजुर्ग नोटबंदी में मर गए वो डेट याद रखेंगे, छोटे उद्योग वाले जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स से मर गए वो लोग याद रखेंगे। और तो ये सब मुद्दे तो पहले से थे, तो प्रियंका गांधी को लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? प्रियंका गांधी देश की डिमांड पे आई है। भारत के लोगों ने करोड़ों, डिमांड तो 20 साल से चल रही है। करोड़ों लोगों ने माननीय प्रियंका जी को चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जैसी एक नेतृत्व इंदिरा गांधी के बाद अगर है कोई लीडर तो वो प्रियंका गांधी है, और आम जनता की डिमांड पे प्रियंका गांधी आई है। और अच्छा, चलिए ये बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर कांग्रेस लड़ किससे रही और क्यों लड़ रही है? आप जीतने के लिए लड़ रहे हैं या दूसरों का खेल बिगाड़ने के लिए लड़ रहे हैं? कहीं पर आप बीजेपी कैंडिडेट को मार्क देते दिखते हैं, कहीं पर आप गठबंधन कैंडिडेट के लिए परेशानी खड़ी करते हैं। ये कौन सी पॉलिटिक्स है? फ्री स्टाइल पॉलिटिक्स। कांग्रेस पार्टी देश को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी देश में प्रधानमंत्री बनाएगी, और मुझे लगता है कि देश की जनता जानती है 3 राज्यों के जब चुनाव हुए और उसके बाद जो घोषणा पत्र में राहुल गांधी जी ने वादे किए वो 2 घंटे के अंदर वादे पूरे किए गए। उसमें सबसे पहला वादा ये था कि किसानों का ऋण माफ होगा। तो मुझे लगता है कि किसी भी मुख्यमंत्री ने वहाँ पे पुताई नहीं कराई, वहाँ कुर्सियां नहीं बदली, सबसे पहले 2 घंटे के अंदर ऋण माफ किया। लेकिन वहाँ पर भी ऋण माफी पर सवाल उठ गया। सवाल जहां काम होता। अच्छा चलिए अमित जी, अब आपने जो कहा उस पर हम पब्लिक का रिएक्शन ले लेते हैं। आगरा वासियों से ही जानते हैं कि क्या वाकई कांग्रेस प्रधानमंत्री देने के लिए लड़ रही है इस बार? जिस तरीके की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस प्रधानमंत्री देने वाली है इस बार? बिल्कुल देने वाली है, और जाहिर सी बात है राहुल गांधी जो देश की आवाज है वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन मैं इससे पहले एक बात अपनी भाजपा की मैम से करूंगा। इन्होंने कहा मोदी है तो मुमकिन है, इन्होंने सेंटेंस पूरा नहीं करा। मोदी है तो मुमकिन है, क्या क्या मुमकिन है मैं आपको बताऊं। उरी हमला मुमकिन है, पुलवामा हमला मुमकिन है, पठानकोट हमला मुमकिन है, और आतंकवादी का समर्थन करने वाली जो पार्टी है महबूबा मुफ्ती की, उसके साथ गठबंधन में सरकार बनाना मुमकिन है। अब बात आएगी आगरा के मुद्दे की, कहाँ है बैराज, कहाँ है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ है स्टेडियम, कहाँ है हाईकोर्ट खंडपीठ की बेंच, और कहाँ है रोजगार? इधर यूथ बैठा है, बोल लीजिए अगर किसी के पास रोजगार हो, किसी को जॉब मिली हो। ये अगर अनपढ़ आदमी जिसके पास डिग्री नहीं होगी वो प्रधानमंत्री बनेगा तो युवा से डिग्री धारकों से यही कहेगा पकौड़े बेचो। ये है। वंदना जी सुन रही हैं आप? सुन रही हैं? मैं आपके पास लौटूंगी, जवाब लूंगी और सवाल ले लेती हूँ। हाँ बताइए। चौकीदार 100% चोर है। जी मैडम से पूछना चाहूंगा कि अगर महिलाओं की बात, मैडम है महिलाएं की बात कर रही हैं, यशोदाबेन के बारे में क्या कहना है आपका? और रही बात दूसरी, हर चीज का श्रेय अगर मोदी जी लेते हैं तो फिर इस चीज का श्रेय क्यों नहीं लेते? पुलवामा में जो हमला हुआ उसका श्रेय क्यों? 125 लोग मारे गए थे। ये श्रेय की बात है नहीं, श्रेय लेना आपको सवाल उठाना चाहिए, विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए, जनता को सवाल उठाना चाहिए। इसका जिम्मेदार कौन है? ये कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो ये बात इन्हें समझ लेनी चाहिए कि इनके झूठे वादे और जुमलों को पूरा देश की जनता और देश का युवा समझ चुका है। और इस बार देश का युवा, देश की जनता राहुल गांधी जी का साथ देके कांग्रेस पार्टी के दोनों हाथों को मजबूत करने का काम करेगा। हम मोदी जी ने कोई शक नहीं है जन कल्याणी योजनाएं जनता के लिए दी हैं, जो कि आयुष्मान योजना जैसे उज्ज्वला योजना। लेकिन ये कह रहे हैं देशद्रोह की बात कर रहे हैं, ये खुद ही अपने आप में सबूत मांगते हैं देश से कि सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ हुई है, कहाँ पर पुलवामा अटैक हुआ है। उसके बाद
उसके बाद पब्लिक से वादे करते हैं कि बालाकोट की स्ट्राइक के बावजूद भी पानी पी कर इन्होंने सबूत मांगा कि कहाँ है, हमें वो सबूत दिखाइए, हमें वो साक्ष्य पेश करिए। क्या ये देशहित में है? क्या ये देशहित में है? चलिए, आपकी बातों से आपका मतलब समझ गए। मैडम, मेरी दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता से प्रश्न है, उनसे हमारा जवाब दिलवाइएगा कि क्या ये लोग सभी, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे अलग अलग वर्ग है, सबको वोट बैंक मानते हैं, तो क्या शिक्षक कर्मचारियों को ये वोट बैंक नहीं मानते? 13 क्या लाख आप वोट बैंक बनना चाहते हैं? क्यों नहीं बनना चाहते? क्या हम वोट नहीं देते क्या? 13 लाख वोट देना और वोट बैंक बनना अलग बात है। वोट बैंक जो है उसका भला हो गया हो हमेशा, ऐसा भी तो नहीं है। क्या किसानों का भला हो गया, या जिसे आप वोट बैंक समझ रहे हैं उनका भला हो गया? हाँ, नहीं क्यों नहीं। जो जब अगर उनको भला की जो बात कर रहे हैं और उनके लालच दे रहे हैं, तो हमें भी लालच दें। जो 13 लाख हम जो शिक्षक कर्मचारी जो है यूपी में है, 60 लाख जो है केंद्र में है। तो आप कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में जगह, हाँ, मैनिफेस्टो में जगह इन्होंने नहीं दिया जो है, जबकि हर दोनों पार्टी ने। आपका सवाल हम जरूर लेंगे। किसानों को मैडम, मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्या अवसर पड़ गया कि माननीय आडवाणी जी को इस टाइम पे अपना ब्लॉग लिखना पड़ा? मुरली मनोहर जोशी इस टाइम पे अपने लेटर लिख रहे हैं। इसमें खराबी क्या? एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, 2014 का इनका जो घोषणा पत्र था, उसमें से एक वादा बता दें। बेरोजगारी खत्म कर दी, 2 करोड़ रोजगार दे दिए, किसानों की 1.5 गुना आय कर दी, राम मंदिर बना दिया, और एक मुद्दा ये बता दें, बस गंगा सफाई का एक मुद्दा कोई बता दें जो 2014 घोषणा पत्र में से इन्होंने पूरा कर दिया। कुछ भी नहीं, मेरा सवाल कुछ भी नहीं किया। चलिए, मैडम के पास चलेंगे, 1-2 सवाल और ले लेते हैं पहले। आपके चैनल के माध्यम से और भाजपा की प्रवक्ता जोन के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, आपकी ओर मुखातिब हूँ कि आप कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो झूठ बोलना कब बंद करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, आप योग्यता की बात करती हैं, ऐसा योग्य व्यक्ति आपने वित्त मंत्री बना दिया जिसको देश में 500 बार संशोधन करना पड़ गया। पूरी दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जीएसटी में कहीं एक बार भी संशोधन हुआ हो। आपने ऐसा योग्य व्यक्ति बनाया। लेकिन ये नेगेटिव कैसे हो गया? ये भी तो पॉजिटिव पॉइंट है कि जैसा जरूरत लगी है, देश की जैसी मांग रही, वैसा संशोधन किया है। मैडम, संशोधन करने से तो जब किया जाता, जब धरातल पर लागू करने से पहले संशोधन किया जाता। भारत को लेकर कहते हैं कि भारत में बहुत सारी चीजें ऐसी है कि कई बार चीजें धरातल पर आए, उसके बाद ही। मैं तो देख रहा हूँ, दुर्भाग्य की बात है कि जिन मुद्दों पर चुनावी मुद्दे बनने चाहिए, उसकी जगह चौकीदार चोर है, बुआ भतीजे गठबंधन, अनर्गल बातें चल रही हैं। राष्ट्र विकास की कोई बात नहीं सोच रहा, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। इससे अच्छा है सभी राजनीतिक दल राष्ट्र विकास की बात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें। बात तो सभी वही करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है जिम्मेदार कौन है? यहाँ आप देख रहे होंगे, चौकीदार चोर है, बुआ भतीजा, प्रियंका गांधी, ये बातें चल रही हैं। कोई अपनी नौकरी के लिए बात कर रहा, कोई किसी बात की कर रहा, राष्ट्रहित की कोई बात नहीं कर रहा। राष्ट्रहित की कौन बात कर रहा है? ये भी राष्ट्रहित की बात सबको करनी चाहिए, कोई कर नहीं रहा है। कर नहीं रहा। ठीक है, पीछे एक सवाल। मैडम, ये डिबेट को गंभीर रूप में ले जाइए, गंभीरता ग्रहण करवाइए डिबेट को। ये बताइए कि सभी पार्टियों ने चुनाव घोषणा पत्र अपने अपने जारी किए और चुनाव घोषणा पत्रों में अपनी अपनी योजना है, उन्होंने उल्लेख किया है। बीजेपी का भी आप अपनी बात तो रखिए। मैं ये तो कह रहा हूँ, क्या कारण है कि जो हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी और जो राजनाथ सिंह जी दूसरों के जो है चुनाव घोषणा पत्र पर चर्चा कर रहे हैं, अपने घोषणा पत्र पर चर्चा नहीं कर रहे हैं? ऐसा क्यों है? उन्होंने इस सवाल का जवाब ले लेंगे, जरूर लेंगे। जब से मोदी जी आए हैं 5 साल के अंदर हमारे देश के पासपोर्ट की वैल्यू कितनी बढ़ी है। अब आप इंटरनेशनल घूम के देखिए, विदेश जाइए तो मालूम पड़ता है हमारे पासपोर्ट की कितनी वैल्यू बढ़ी है। बढ़ी है या घटी? आप बढ़ी है, इज्जत बढ़ी है, खूब इज्जत बढ़ी हमारे देश की। ठीक है, 2014 में मोदी जी जब इलेक्शन जीत के आए थे, उनने पहले नारा लाए थे अच्छे दिन आने वाले हैं। 2014 के उस वाली सीडी को अगर अब बजा दिया जाए ना, तो जितने वोट बचे थे वो रहती है इनके हिस्से में आएगा, पहली चीज। लेकिन 8 नवंबर को नोटबंदी कर दी। उसके बाद जो लोग बेरोजगार हुए, कारोबार बंद हुए, वो सब जानते हैं। उसके बाद नोटबंदी के बाद तो यूपी इलेक्शन हो गया। नहीं, देखिए दुख इस बात का है कि जो 20 साल 30 साल के अंदर अपना ऑफिस नहीं बना पाए, नोटबंदी के बाद दिल्ली में बड़ा ऑफिस बना लिया। उसके बाद एक सेकंड मेरी पूरी बात सुनिए, उसके बाद वही पार्टी
बीजेपी पार्टी जो है 2 सांसद की थी, वो प्रत्याशी भी खरीदने लगी, विधायक भी खरीदने लगी और सरकार बनाने लगी। तो भैया एक के बाद एक गंभीर आरोप लग रहे हैं। एक बहुत छोटा सा समय बहुत कम है, जल्दी बताइए। मैडम कोई भी सवाल है किसी से? मेरा बीजेपी प्रवक्ता, कोई भी सरकार अपने काम पे वोट मांगती है। देश के प्रधानमंत्री हमेशा देश के ऊपर वोट मांगते हैं, क्यों ना वो नोटबंदी पे वोट मांगे, क्यों जीएसटी के फायदे नहीं बता रहे? चलिए, तो क्यों फायदे नहीं बताए जा रहे हैं, हम सबसे पहले बीजेपी से ही जवाब ले लेते हैं, बहुत कम वक्त रह गया है। ये बताइए, तमाम सवाल भी सुने आपने, उसके बाद ये बताइए कि इन सवालों का जवाब क्या है? देखिए, मैं सारी बात एक ही बात कहूंगी कि विपक्ष का काम है सिर्फ सवाल करना, क्योंकि वो अगर अच्छा ही आगरा के लोग भी है, आगरा के निवासी भी है, क्योंकि वो फिर विपक्ष को कैसे विपक्ष को आप जज कर पाएंगे कि विपक्ष नहीं है। मुझे लगता है कि इस देश को फिर से मोदी जी की जरूरत है और मोदी जैसे प्रधानमंत्री को आना चाहिए और वो आएंगे और ये हम 23 मई को लोग देखेंगे। चलिए, आखिर में आपका एक रिएक्शन, अगर गठबंधन फेल होता है तो क्या ये गठबंधन आगे यूपी इलेक्शन में भी बना रहेगा? मैडम, मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं कि गठबंधन फेल नहीं है, हिट है। जब भी देश के प्रधानमंत्री की नींद खराब है, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के हर मंच से गठबंधन की बात कर रहे हैं। अगर जो उन्हें चिंता है, ये गरीबों का गठबंधन है, ये बेरोजगारों का गठबंधन है, ये जो मजदूरों का गठबंधन है, ये किसानों का गठबंधन है, ये दबे कुचली जातियों का गठबंधन है। और ये जब एक हो जाएंगी तो ऐसा हथौड़ा पड़ेगा कि नामदारों की सीटें टूट जाएंगी। अब कांग्रेस से एक रिएक्शन, फिर आपके पास आती हूँ आगरे साहब। ये बताइए कि इस बार प्रियंका गांधी को आप ले तो आए हैं, लेकिन अभी तक फुल फ्लेज्ड जो इस्तेमाल होना चाहिए था उनका, वो अभी भी नहीं हो रहा है। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि वो बड़ी रैलियों को संबोधित नहीं कर रही हैं, बड़े सभाओं को संबोधित नहीं कर रही हैं, नुक्कड़ में संबोधित कर रही हैं, लोगों से पर्सनल मिल रही हैं? कल आगरा में बहुत बड़ी जनसभा है, लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, वहां में प्रियंका गांधी भी पहुंचेंगी, राहुल गांधी जी भी पहुंचेंगे। लेकिन देश की जनता से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो प्रियंका कितनी देर बोलेंगी वहाँ? जब तक मन करेगा तब तक बोलेंगी, जनता जब तक चाहेगी तब तक बोलेंगे। और मैं बस ये कहूंगा कि देश की जनता ये वोट करने जाए तब न्याय स्कीम को देखे। देश की जनता ये देखने जाए कि 150 दिन का रोजगार मिलेगा, और देश की जनता ये देखने जाए कि एसएन हॉस्पिटल है, इसे हम एम्स की उपाधि देंगे, और आगरा को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय मिलेगा। इसे देखते हुए वोट करें। और चलिए, जितना जोश यहाँ दिख रहा है लोगों में, वही जोश वोटिंग के दिन भी दिखे तो अच्छा है, क्योंकि पहले चरण में हमने देखा कि पिछले 2014 के मुकाबले कम वोटिंग हुई है, इस बार उतनी वोटिंग नहीं हुई। जोश जरूर लोगों में दिख रहा है। आगरी साहब, ये बताएं कि इस बार जो बड़े चेहरे हैं, सभी पार्टियों के बड़े चेहरे चुनावी मैदान में, क्या उनके लिए भी कुछ तैयार किया है आपने? जी, मैंने सभी के लिए तैयार किया है, और केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपको जब तक आप घोषणा पत्र में अपने मुद्दे नहीं शामिल करेंगे तब तक दिक्कत रहेगी। कभी कभी चेहरे पर जब चुनाव लड़ा जाता है, साथ साथ उसके कुछ मुद्दों पर खूब अड़ा जाता है, लेकिन हट धर्मी भी हद से ज्यादा बढ़ जाती है। तो शहर के मुद्दों को छोड़कर बस क्यों घोषणा पत्र पढ़ा जाता है? मुझे एक बात कहने की इजाजत दीजिए कि कई बार गर्म हवाओं का रुख मोड़ देते हैं। मैं मोदी जी के लिए भी कह रहा हूं ये बात, कई बार गर्म हवाओं का रुख मोड़ देते हैं, करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल तोड़ देते हैं। एयर स्ट्राइक का खूब फायदा उठाइए आप। बड़ा दुख है कि फिर आप विकास को तना क्यों छोड़ देते हैं। बहुत खूब। देखिए, 2019 में जीत चाहे किसी की हो, हार किसी की हो, लेकिन एक बात तो तय है कि जब यहाँ से कोई हारेगा तो वहाँ सिर्फ उम्मीदवार नहीं हारेगा, बल्कि वहाँ पर नरेंद्र मोदी हारेंगे, वहाँ पर अखिलेश मायावती हारेंगी, वहाँ पर प्रियंका गांधी हारेंगी। क्योंकि जब चुनौती बड़े चेहरों को लेकर के चुनाव मैदान में होती है, जब कोई प्रत्याशी हारता है तो उतनी बड़ी हार पार्टी की नहीं होती, लेकिन जब कोई बड़ा चेहरा हारे, जब ये मैसेज जाए कि दूल्हा पसंद नहीं है, तो नुकसान बहुत बड़ा होता है। तो सबने अपने बड़े बड़े हथियार, मारक अस्त्र चला दिए हैं। देखना है कि नतीजे किसके पक्ष में है, क्योंकि जीत और हार, जीत का श्रेय और पराजय की जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बड़े चेहरों को ही जाएगा। फिलहाल आगरा से जनमंच के लिए मैं मेनका चौधरी। छोटे से ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी।